हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसमें हमने थ्री चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वो तीनों चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। इस आपको पता है एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम का बेस होती है और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है आरंभिक नगर, मतलब द अर्लीस्ट सिटीज़। इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। देखिए, हड़प्पा की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पहली बार रेलवे लाइन कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में, आपको पता है ये जैसे भारत है मानिएगा छोटा सा, यहाँ पे आज का हड़प्पा जो साइट थी वो आज के पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी। यह सोचकर वह हड़प्पा की खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसका मतलब ये है, जो ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जब उन्हें यह साइड मिली, उन्हें लगा यह तो एक खंडर है, तो वहाँ से वो ईंट उखाड़ के अपनी रेलवे लाइन पे लगाने लगे। तो उससे जो हड़प्पे की कुछ पुरानी जो भी एक तरह से इमारतें थी वो काफ़ी नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? लगभग 80 साल पहले, अब हमने पहले बात की थी 150 साल पहले, अब हम बात कर रहे हैं 80 साल पहले। 80 साल पहले क्या हुआ? जो पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि यह एक खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, सी टेट में आया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितने साल पहले मानी जाती है। तो याद रखिएगा 4700 मतलब 4700 टाइम्स पहले मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता को। अब देखिए, ये जो मैप है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा। देखिए क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो देखिए ये मोहनजोदारो, ठीक है, ये और क्या है जो मेन मैं वो बता रही हूँ। एक हड़प्पा, एक क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा है वो कौन सी रिवर के पास स्थित है। तो याद रखिएगा हड़प्पा है हमारा रावी नदी के पास स्थित है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। और क्या दिखता है हमारा हड़प्पा सभ्यता में या इंडस सिविलाइजेशन में? इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाके में था। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, वेस्ट ईस्ट, ये तो आपको आइडिया होगा। तो जो पश्चिमी भाग के जो वेस्टर्न पार्ट थे वो स्मॉल थे लेकिन ऊंचे स्थान पे थे, और जो ईस्टर्न पार्ट थे वो मतलब बड़े थे लेकिन निचले इलाके में थे। तो ये बात क्या दर्शा रही थी? ये बता रही थी कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी आंखों की ईंटों की बनाई गई थी। ये आंखों नहीं है, सॉरी, ये आंखों नहीं है। जो ये चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, वो मिसप्रिंट हो गया था, ये पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है, जो ऊंचाई वाले भाग थे उनको नगर दुर्ग और जो निचले भाग थे उसको निचला नगर कहा जाता था। अब क्या हुआ? जो नगर दुर्ग था, नगर दुर्ग मतलब जो ऊंचे वाले मतलब जगह पर स्थित थे, कुछ खास इमारतें बनाई गई। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मोहनजोदड़ो खास तालाब बनाया था, जिसे पुरातत्व जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? महान स्नानागार कहा। तो देखिए ये ना इस प्रकार का होता था कुछ, आप सोच भी नहीं सकते। पहले टाइम में देखिए उन्होंने कितना माइंड लगाया और कितने अच्छे से, एक स्विमिंग पूल की तरह लग रहा होगा ये आपको। ऐसे ही वहाँ पे एक मोहनजोदारो में ये एक स्नान, ये मतलब जो महान स्नानागार वहाँ देखने को मिला था। ठीक है,
और क्या देखने को मिला, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। आपको अग्निकुंड पता है, जिसमें ओम भट्ट सुहा करते हैं हम, जब आपको पता है कि जो पुजारी जी हैं वो करते हैं ना ओम भट्ट सुहा, वो सब ये 2 जगह ही देखने को मिला, एक कालीबंगा और लोथल। आपको लोथल पता होना चाहिए कहाँ है, और कालीबंगा भी। तो मैं ये आगे आपको बताऊंगी। लोथल गुजरात में है, जो एक पोर्ट था, तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और क्या हुआ, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, अभी मैंने बताया ना ओम भट्ट सुहा, वो तरह से यज्ञ किए जाते थे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार मिले। आपको ये भी याद रखना है, बड़े बड़े भंडार मीन्स यहाँ पे मतलब जैसे गेहूँ हुए, चावल हुए, इस चीज़ को का भंडार मिला है, मतलब वहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था। कौन सी 3 जगह, एक तो हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, एक लोथल, ये 3 जगहों पे हमें क्या देखने को मिले हैं, भंडार गृह देखने को मिले हैं। भवने, जो भवन थे, नाले थे और सड़कें थी, जैसे बिल्डिंग, ड्रेन्स और रोड्स। अब क्या हुआ, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। आप समझ सकते हैं उस टाइम पे जो घर थे 1 या 2 मंजिल बने होते थे। वो चीज़ आज हमें देखने को मिलती है, और आज से 4700 साल पहले। आप सोच सकते हैं मतलब कितने मतलब मेहनती लोग होंगे कि 1 से 2 मंजिले लोगों ने अपने घर खड़े कर दिए थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं होते थे, कुछ घरों में कुएं भी देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट जो था, कई नगरों में ढके हुए नाले मिले। कैसे, आप समझ सकते हैं आज भी हमें नालियाँ खुली हुई देखने को मिलती हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। आप समझ सकते हैं जैसे आज के उसमें हम बाहर एक वो क्या कहते हैं ना, सीवर डलवा लेते हैं, वो पाइप हमारे घरों से ऐड हो जाता है। ये चीज़ें आपको 4700 साल पहले भी देखने को मिली हड़प्पा सभ्यता में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग ऐसे ही अपनी जो घरों का कचरा या कूड़ा जग होता था, किचन से पानी जाता था, वो बाहर की नालियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और घर वाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मतलब अगर कोई घर बन रहा है या सड़कें बन रही हैं, उनकी प्लानिंग की जाती थी, ऐसे ही नहीं कुछ भी बना दिया। अब एक बात समझिएगा ना, अगर कोई 2 मंजिला घर बना रहा है तो पहले प्लानिंग तो करेगा ना, ऐसे ही तो नहीं कोई खड़ा कर देगा मकान को। तो वही चीज़ थी, घर और सड़कों को बनाने के लिए प्लानिंग की जाती थी। अब क्या, अब नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सिटी लाइफ थी वो कैसी थी, ये देखिए। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नॉर्मल सी बात है, जब लोग इतना काम करते होंगे तो हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुट रहे थे। यहाँ वहाँ के शासक थे। यह संभव भी है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और भी क्या हो सकता है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यहाँ पे ये मतलब है, जो आपको ये मोहरें देखने को मिल रही हैं ना, देखिए मतलब कितनी सुंदर हैं। उस टाइम पे ऐसी मोहरें बनाई थी लोगों ने, लेकिन कुछ मोहरों के सिवा कुछ और चीज़ें भी बनाई होगी जिन पे उन्होंने ऐसे ही चित्रकारी की होगी, जो बच नहीं पाई हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो वही बात की गई है। अब जो नगर और नए शिल्प थे, जो सिटीज़ थी और न्यू क्राफ्ट, आपको पता है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको जैसे हम नेकलेस पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, ये चीज़ें भी वहाँ देखने को मिली हैं। ठीक है, तो उन्हीं की चीज़ों के बारे में बात की है। जो हमारे ये थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, को अधिकतर और चीज़ें मिली, वे पत्थर, शंख, तांबे, कांसा, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई जा गई थी। आप समझ रहे हैं ना, वहाँ पे इन सब जो हमारे मेटल्स थे, इन चीज़ों ये चीज़ें देखने को मिली हैं हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था, औजार और हथियार,
गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन, लेकिन तांबे और कांसे से औजार भी बनते थे, गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनते थे। और सबसे आकर्षण जो था ये था मन के बाट और फलक। आपको पता है ना बाट क्या होता है? बाट जैसे हम सब्जियां नहीं तुलवाते हैं तो वो बाट का यूज़ करते हैं ना, 1 किलो का बाट और आधा किलो का बाट, 2 किलो का बाट। तो उस टाइम पे भी बाट होते थे जो चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। ये याद रखिएगा, कौन से पत्थर से? चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरों से मोहरे बनाते थे। इन आयतकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। मैंने अभी आपको एक मोहरे दिखाई दी थी तो उन पे जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खूबसूरत लाल मिट्टी के तो बर्तन बनाते थे लेकिन उन पे काले रंग का डिज़ाइन करते थे। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से कलर से बनाते थे बर्तन और कौन से कलर से करते थे डिज़ाइन। ठीक है, अब आते हैं आगे। जो 7,000 साल पहले हमें क्या देखने को मिला? मेहरगढ़ में कपास की खेती देखने को मिली। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से हमें मिला है कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिली हुई हैं। पकी मीटे तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब इस बात को समझिएगा, हर जगह से कुछ नई नई अलग अलग चीज़ें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़े मिले हैं, मतलब कि भाई अब कपास की खेती हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कपड़ा भी देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के कुछ टुकड़े देखने को मिले हैं। और हमें तकलिया सूत कताई मिली है। मतलब तकलिया क्या होता है आप समझ रहे हैं? जैसे एक मानिए आपके पास एक रोड है और आपने उस पर किसी भी कपड़े से ना उसे लपेट दिया है उस रोड पे, तो ये चीज़ देखने को मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो लोगों को इस बात से ये संकेत मिलता है कि लोगों को वहाँ पे कपड़ों के बारे में जानकारी थी। तो तकलिया सूत भी उसी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग तकलिया सूत के बारे में जानते थे। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, इसलिए मैं आपको इस बात पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि वो तकली सूत के बारे में जानते थे। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब आगे क्या है? इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ कौन होते थे? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जो स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं। आपको पता है हम अब स्पेशल ट्रेनिंग से टीचर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो वैसे ही जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात कही गई है भाई, जो काम जिसने ट्रेनिंग ली है जिसके लिए, वो काम अच्छे से कर सकता है ना। तो वही चीज़ कही गई। ये किस व्यक्ति की बात कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, तो इसके बारे में बात कर रहा है ये कि इसको कितने अच्छे से इसकी दाढ़ी को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने ये कंप्लीट हो गया था। और क्या देखने को मिला है हमें? अब हम पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज, रॉ मटेरियल्स एक्सप्लोरेशन। अब कच्चे माल की खोज से मतलब कच्चे माल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। जो कच्चा माल था, कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। या किसान जो पशुपालक होते हैं या तो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं या हमें वो प्राकृतिक नेचुरल रूप से मिलती हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। सही बात है बिल्कुल। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। अब ठीक बात है बिल्कुल। आप ऐसा तो नहीं कि आपने कपास की खेती की और बस पौधों से कपास निकाल के यूँ लो भाई कपड़ा बन गया अपने कपड़े पहन लो, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको उसको मशीन में भी डालना पड़ता है, साफ़ भी करना पड़ता है, तो कई काम होते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है कि उसको कपास को कच्चा माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं और फिर उसको कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बहुत कि हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, चांदी, सोना और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे। अब ये कहाँ कहाँ से क्या क्या लेते थे ये आपको बहुत पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो तांबा था वो हम राजस्थान से लेते थे।
टीन हम ईरान या अफ़गानिस्तान से लेते थे। गोल्ड हम कर्नाटक से, आपको पता है गोल्ड तो फेमस है कर्नाटक में। और जो प्रीसियस स्टोन था वो हम लेते थे गुजरात या अफ़गानिस्तान से। ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बन जाता क्या बनता है, मैंने ये क्वेश्चन कई बार देखा है कि कहाँ से हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सा मेटल हमने कहाँ से लिया है। अब आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब आप बताइए, जो नगरों में लोग रहते थे उनको भोजन कहाँ से मिलता था। वही चलो, गाँवों में तो लोग किसान थे और पशुपालक थे, लेकिन जो नगरों में रहते थे उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता था। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। ये देते थे, यहाँ पे सामान ये देते थे है, ठीक है। सामान उनको देते थे, जब भी तो भाई लोग, जो नगरों के लोग थे, उन्हें खाना प्राप्त होता होगा। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। नॉर्मल सी बात है, हमने पढ़ा है उनको भंडार गृह भी मिले हैं 3 जगह। तो नॉर्मल सी बात है, लोग अपना प्रोड्यूस करते होंगे और बचा हुआ को भंडार में रखते होंगे। और क्या चीज़ मिली है हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में, बहुत ही यूनिक सी चीज़ थी कि उस टाइम पे भी लोग इस बात को जानते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। मतलब उस टाइम पे हल के बारे में लोग जानते थे। हड़प्पा काल के लोग हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब इस बात को समझिएगा, हल का प्रयोग लोग जानते थे। इस क्षेत्र में जो है बारिश भी कम होती थी, लेकिन क्या होता था कि सिंचाई के लिए लोगों ने क्या किया, पानी को इकट्ठा करके रखते थे ताकि जब फसल को मतलब सिंचाई की ज़रूरत हो तो उस पानी का प्रयोग कर सकें। अब ऐसा तो नहीं था, जब बारिश कम होती थी ये तो नहीं कि वो पानी कहाँ से लाएंगे इतना सारा। तो लोग इतने समझदार थे, आप ये देखिएगा, पानी को इकट्ठा पहले ही कर लेते थे कि जब हम फसल उगाएंगे तो उस टाइम पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इस टाइप का हल आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन कौन से जानवर पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। और क्या पालते थे ये, बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड और चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि धोलावीरा बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धोलावीर नगर बसा है। ये ध्यान रखिएगा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, खादीर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी देखने को मिला है सॉरी, और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगरे 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन देखिए, यहाँ से यही बात हो जाती है कि किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को बहुत कुछ मिल जाता है। जहाँ पे कई नगरों में 2 ही दुर्ग देखने को मिले थे आपको, वहीं धोलावीरा पे 3 नगर थे और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम का क्या मतलब है, जो जैसे शादी ब्याह हो गए तो इस तरह के कार्यक्रम किए जाते होंगे वहाँ पे उस टाइम पे। और क्या मिला हमें यहाँ से धोलावीरा के उससे, यहाँ मिले कुछ अवशेष। हड़प्पा में लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों पर खुदा पाया गया। इस अभिलेख को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एक अनोखा अवशेष मिला क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर मिल पाए थे। इस बात को समझिएगा, आपको धोलावीरा से क्या मिला। आपको पता है आज हम क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो हम नेम प्लेट बनवा लेते हैं, पत्थरों पर अपना नेम लिखवा लेते हैं ना। तो ऐसी ही चीज़ें मिली हैं धोलावीरा में, पत्थरों पे लोगों ने कुछ ऐसी ही जैसे मोहरे वगैरह कुछ भी बनवाया हुआ था। तो
वही चीज़ ही बताई गई है कि जो हड़प्पा की लिपि थी, ऐसे अक्षरों से लोगों ने पत्थरों पे कुछ खुदवाया हुआ था। अरे ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिली? धोलावीरा में ओनली, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और क्या था गुजरात में? गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था लोथल नगर। कहाँ पे? साबरमती की एक उपनदी थी, वहाँ पे था लोथल नगर, एक ऐसे स्थान पर बसा था यहाँ जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ पर हमें आसानी से कच्चा माल मिल जाता था? लोथल नगर में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी कई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, हमने पहले पढ़ा। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। अभी आगे आएगा आपका मोहरबंदी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। मोहरबंदी का मतलब यही है, जैसे आपको पता है एक लोथल एक पोर्ट था, तो वहाँ पे आपको पता है आयात निर्यात नावें आती जाती होंगी। तो जो ये मोहरबंदी था ना, यही होता था कि लोग ना पहले गीली मिट्टी लगा के उस पर मोहर की छाप लगा देते थे। उससे ये होता था अगर वो मोहर की छाप टूटी है तो लोग समझते थे कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर वो मोहर नहीं टूटती थी तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब इसके बारे में देखिए, राम मुद्रा और मोहर और मुद्रा मोहरबंदी क्या होता है। तो ये इस तरह की मोहरें थी ये, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, इसी के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन्हें मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। हाँ, अगर वो टूटी मिली तो समझो कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर वो बिल्कुल सही रहती थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जो पोर्ट था लोथल, वो इस ये वहाँ का मतलब पोर्ट है ये लोथल का, ठीक है। और ये क्या था कि यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम किया जाता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। आपको ये पूछ सकता है कि मनके हमें कहाँ देखने को मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये हमें लोथल में देखने को मिले हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक इमारत भी मिली है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे। ये लोथल की बात हो गई। अच्छा, ये लोग ये भी आता है कि ये सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसकी मिस्ट्री कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लेकिन देखो, एक जैसी बात किसी ने नहीं कही। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस कारण से इस सभ्यता का अंत हुआ। तो वो कुछ कारण ऐसे थे कि 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। तो आप देखिए, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो ख़त्म होने लग गई धीरे धीरे। कुछ लोगों ने तो ये कहा, और कुछ लोगों ने ये बात बोली कि कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियाँ सूख गई थी। उन्हें अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत हो गया होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है। कुछ ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया, नदियाँ सूख गई थी। किसी ने कहा कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह ख़त्म हो गए। कुछ ने कहा कि मवेशियाँ जो थी उन्होंने सारे घास के मैदान ख़त्म कर दिए। तो अलग अलग बात कही गई अलग अलग विद्वानों द्वारा, ठीक है। और क्या लगा कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए होंगे। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जब ख़त्म हो गई ये सभ्यता, तो वहाँ पे 1400 साल बाद नए नगर बसने स्टार्ट हो गए। तो देखिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वो चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं।
और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, आप मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट पे जाके इंडियन पॉलिटी की भी आप लेक्चर्स या वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।